थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी कई दहाइयों से जारी है। इस सूरत-ए-हाल के पेश नज़र आप क्या समझते हैं कि आलमी सतह पर पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा मौसर अंदाज से लड़ने में कामयाब रहा या नाकाम? अगर आप मेरी सही राय पूछें और गैर जानिबदाना ना, तो जाहिर है जब तक कि हम कश्मीर को हासिल नहीं कर लेते तब तक तो हम मेरे ख्याल में कामयाबी इसको नहीं गर्दान सकते। और जहां तक ताल्लुक है कि हमें अपनी स्ट्रगल को जारी रखना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी कई दहाइयों से जारी है। इस सूरत-ए-हाल के पेश नज़र आप क्या समझते हैं कि आलमी सतह पर पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा मौसर अंदाज से लड़ने में कामयाब रहा या नाकाम? अगर आप मेरी सही राय पूछें और गैर जानिबदाना ना, तो जाहिर है जब तक कि हम कश्मीर को हासिल नहीं कर लेते तब तक तो हम मेरे ख्याल में कामयाबी इसको नहीं गर्दान सकते। और जहां तक ताल्लुक है कि हमें अपनी स्ट्रगल को जारी रखना है या नहीं रखना, इसके ऊपर मेरे ख्याल में हमें यकजान यकजबान होके मिन हैसुल कौम ये फैसला करना है कि कश्मीरी जो हैं वो हमारा हिस्सा हैं, हमारे जिस्म का हिस्सा हैं और अपने जिस्म के हिस्से को अलहदा नहीं किया जाता। उसके लिए 100 साल भी इंतजार करना पड़े तो भी करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो लीगल ऑप्शंस हैं उनको हमें एक्सरसाइज करना होगा। जिस तरह से कायदे आज़म रहमतुल्लाह के ज़माने में 18 हमारे जो रेजोल्यूशंस पास हुए वो इसलिए क्योंकि हमारी एक लीगल टीम थी, वहाँ बकायदा हमारा एक मुकदमा लड़ा जा रहा था। कायदे आज़म के बाद फिर वो मुकदमा जो है उस अंदाज में नहीं लड़ा गया और नतीजे के अंदर आपके सामने है कि हम हर महाज के ऊपर जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होती हैं उसके अंदर हमें वो पज़ीराई नहीं मिल रही जो कि हमें मिलना चाहिए। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमने 1962 में गंवा दी जब हमें चाइना ने एक भरपूर मौका दिया और आज हम उसको रोते हैं। और मेरे ख्याल में आज से कुछ सालों के बाद हम ये जो लद्दाख के अंदर जो वक्त गुजरा और ख़ासतौर पे चाइना की जो मुठभेड़ हुई उनके साथ, भारत के सिपाहियों के साथ, और उनकी पिटाई लगाई गई, उसको उस मौके को भी मेरे ख्याल में हम याद करेंगे। मुझे क्योंकि इसलिए इल्म है क्योंकि मैं चाइनीज जो लीडरशिप है उनके साथ बराह रास्त राब्ते में हूँ और वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने फिर 1962 के बाद एक मौका जो है वो गंवाया है और यकीनन इसकी फिर कीमत जो है वो तो अवाम कश्मीर को अदा करनी पड़ती है। लेकिन इस दौरान बहुत सारा पानी जो है वो पुलों के नीचे से बह रहा है जिससे अवामुन नास बिलखसूस आज़ाद कश्मीर की रियासत के अंदर लोगों को जो है वो उकसाया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। और ये आए दिन जिस किस्म की वो बातें उनके दिलों में डाली जा रही हैं, कदूरतें डाली जा रही हैं जो कि हकीकत के ऊपर मबनी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है और साल 2021 इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करे तो हम ये समझते हैं कि साल 2021 में हमारी एफर्ट्स को जो है वो डबल होने की जरूरत है। हमें सियासी, सिफारती और इखलाकी के साथ अब अस्करी जो दबाव है उसको भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे तो हमारा जो बुनियादी मकसद इसके लिए कायदे आज़म ने कहा कि 1000 साल की जंग हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अस्करी दबाव को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? दबाव बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, दुनिया में न्यूक्लियर ताकत है। न्यूक्लियर का मकसद हर किसी ये नहीं होता कि आप न्यूक्लियर को इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन न्यूक्लियर को आप एक दबाव के लिए एक डेटरेंस के तौर पर जो है वो यूज कर वो तो पाकिस्तान की पॉलिसी है कि अगर हमारी सालमियत को खतरा हुआ तो हम जोहरी हथियार इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। इस तरीके से तो हिंदुस्तान के पास भी न्यूक्लियर पावर है। बड़ी खूबसूरत बात आपने कही कि पाकिस्तान की सालमियत को खतरा हुआ। अगर कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान ने कब्जा कर लिया हुआ है और आर्टिकल 370 और 35A का इतलाक कर चुका है, यूनाइटेड नेशन की तमाम करारदादों से वो बाहर आ चुका है,
और सालमियत को क्या खतरा होगा? जैसे आपने आर्टिकल 370 और 35A का जिक्र किया, जब हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की, तो उसके बाद अभी तक जितना टाइम गुजरा है, इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या समझते हैं कि कश्मीर की खसूसी हैसियत कभी बहाल होगी, या अब आप समझते हैं कि शायद कश्मीर की खसूसी हैसियत हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है? देखें, उम्मीद तो कायम रखनी चाहिए, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं और जो हिंदुस्तान का मूड है और जो इंटरनेशनल उसको आशीर्वाद हासिल है, खास तौर पे अमेरिका की, तो उससे तो मेरे ख्याल है कि जो खसूसी हैसियत है वो अब दोबारा जो है वो मुझे तो नहीं नजर आ रही, क्योंकि ये इत्तफाक राय से हुआ है। इसके अंदर ऑपोजिशन की पार्टियां जो है भारत के अंदर वो भी साथ मिल गई, लेकिन अफसोस ये है कि हमारे यहाँ ऑपोजिशन और हुकूमत जो थी वो कश्मीर तक के अहम तरीन मौजू पे इकट्ठे नहीं हो सके। ये एक बहुत अलमिया है, जबकि नेशनल एक्शन प्लान के लिए सब इकट्ठे हो गए थे, तो कश्मीर तो बहुत बड़ा उसके मुकाबले में एक तो इस सूरत हाल के पेश नज़र क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि कौमी सलामती के मामलात समेत मसले कश्मीर भी ऊपर भी पाकिस्तान की तमाम तर सियासी जमातों ने सिर्फ और सिर्फ सियासत की? बिल्कुल, सियासत भी बड़े कमतर दर्जे की यानी कि एक सियासत होती है जो कि मुल्क को बचाने के लिए होती है और मुल्क की बेहतरी और मुस्तकबिल के लिए होती है। ये सियासत तो सिर्फ अपनी जो आराम गाहें हैं, जो अपने कारोबार हैं, जो अपने मकासद हैं, उनको तकवीत और दवाम बख्शने के लिए की जा रही है। ये बहुत मुकामे अफसोस और इबरत है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, गोया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को दहशतगर्दी का एपी सेंटर और हिंदुस्तान को दहशतगर्दी का विक्टिम समझा गया। लेकिन मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए क्या ये कहा जा सकता है, आप कश्मीर की बात करें या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की, मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खारजा पॉलिसी साबका हुकूमतों की निस्बत बेहतर है? क्या ऐसा कहना दुरुस्त होगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि खारजा पॉलिसी दुरुस्त है या बेहतर है, क्योंकि अगर अरब ममालिक के साथ आपकी जो सरदमहरी जो आपके मामलात में आई, इसी तरीके से यूरोप के साथ आप दूर हुए, अमेरिका के साथ आपकी जो है हालात खराब हुए, अफगानिस्तान जो है वो आपके खिलाफ खड़ा हो गया, कश्मीर जो है वो आपके हाथ से निकल गया, और इसी तरीके से चीन आपसे दूर हो रहा है, तो मैं इसको क्या बेहतरीन कामयाब खारजा पॉलिसी करार नहीं दिया जा सकता? करार नहीं दे सकता इसको बिल्कुल, क्योंकि बहरहाल खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, खारजी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। हम जब अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से करेंगे तो हमारे साथ यही होगा। लेकिन जब आपके माली मुफादात और आपकी मुआशी सूरत हाल कमज़ोर हो, माली मुफादात दुनिया के दीगर ममालिक के साथ जुड़े हों, तो इस सूरत हाल के अंदर आज़ादाना खारजा पॉलिसी कैसे बनाई जा सकती है? अरे मेरे भाई, ऐसा नहीं हुआ करता। आप दुनिया का अगर मकरूज तरीन मुल्क जो है देख लें तो वो अमेरिका है, और पाकिस्तान तो उसका अशरे अशीर भी नहीं है मकरूज होने में। वो तो 23.9 ट्रिलियन डॉलर का दुनिया की तारीख में सबसे मकरूज मुल्क है। तो फिर क्या उनकी खारजा पॉलिसी आज़ाद है या वो किसी की ताबे है? क्या वो पाकिस्तान की सुनते हैं या अपनी सुनते हैं? क्या वो हिंदुस्तान की सुनते हैं या अपनी मनमानी करते हैं? इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। दुनिया में आप नॉर्थ कोरिया की मिसाल देख लें, आप इसी तरीके से हिंदुस्तान की मिसाल देख लें, हिंदुस्तान भी एक मकरूज मुल्क है। तो फिर क्या मकरूज होने के हवाले से उसने क्या अपनी तमाम पॉलिसियां तब्दील कर दी? क्या बावजूद बंदिशों के, इंटरनेशनल बंदिशों के, क्या उसने ईरान से अपना तेल लेना बंद कर दिया? क्या ईरान के साथ तिजारत बंद कर दी? और जब वो अमेरिका के मुखालिफ था तब भी वो तेल ले रहा था, और जब वो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है तो तब भी उनसे वो तेल ले रहा है ईरान, जो कि सबसे बड़ा अमेरिका का दुश्मन है। इसलिए मुल्क की जो खारजा पॉलिसीज होती हैं वो किसी बगैर और तनाव और बगैर दबाव के जो है वो बनाई जाती हैं। इस टाइम पे सियासत जो है वो तभी अच्छी लगती है जब रियासत होगी। रियासत के खिलाफ जो है वो लोग बैठे हुए हैं। जब यही हुकूमत में होते हैं या अपोजिशन में होते हैं तो रियासत के खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत एक अलमिया है, और मेरे ख्याल में कौम और मिल्लत को इकट्ठे होके इस अफरियत से जो है वो हमें नबरदाज़मा होना पड़ेगा। और मैं आखिर में जरूर ये बात कहना चाहूंगा कि कश्मीर के ऊपर जो पॉलिसी है हमें उसको नजरसानी करनी पड़ेगी, और एक जामे रिटन पॉलिसी, जिसको एक स्टेटेड पॉलिसी है। आप माशाल्लाह एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, तजुर्बेकार पढ़े लिखे इंसान हैं, आप जानते हैं कि लिखी हुई पॉलिसी क्या माजी की हुकूमतों ने अगर नहीं बनाई तो मौजूदा हुकूमत तो बना लेती। तो मौजूदा हुकूमत ने अभी तक क्यों नहीं बनाया?
اس کا مطلب ہے کہ کشمیر کے لیے ہم ابھی وہ درد دل نہیں رکھتے، وہ سوچ نہیں رکھتے، اور وہ ہمارا جو دل سے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنا جس طرح بھارت برملا ہو کے کہتا ہے کہ وہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، ہم نے ابھی تک اس طرح سے میرے خیال میں عملی طور کے نہیں اوپر اس سوچا۔ طریقے سے مؤثر اقدامات نہیں کیے، وہ اقدامات کرنے میں ہم ناکام رہے۔ عبداللہ گل صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ جن صاحب، پاکستان کے خلاف بھارتی پروپیگنڈے اور ہائبرڈ وارفیئر کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی زیر صدارت ایک بڑا اہم اجلاس ہوا، اور جس کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ بھارتی جو میڈیا ہے اس کا جو کردار ہے، جو منفی کردار ہے، جو پروپیگنڈا کرتا ہے، اس کو ناکام بنایا جائے اور عوام میں شعور اجاگر کرنے کے حوالے سے مختلف اقدامات کیے جائیں۔ تو جن صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو ففتھ جنریشن وارفیئر سے بچانے کے لیے اس کی ذہن سازی کتنی ضروری ہے، اور اس کی ذہن سازی کس طریقے سے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو عوام میں یہ شعور پیدا کرنا چاہیے کہ جو کچھ میڈیا میں گورنمنٹ کے مخالفین جو کچھ بات کرتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ درست ہو۔ اسی طرح سوشل میڈیا پہ جو کچھ چلتا ہے اس کے بارے میں بھی فوراً اوپینین بنا لینا کہ واقعی وہ درست ہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو اگر ہمارے لوگوں کو یہ شعور ہو کہ واقعی یہ مس یوز ہو رہی ہیں یہ چیزیں اور غلط انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے، تو پھر ان کو چاہیے کہ جو لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں ان سے کم از کم ویریفیکیشن لے لیا کریں، پتہ کریں، یا فوری ریئیکشن نہ دیں۔ صحیح۔ کیونکہ ہم سوشل میڈیا پہ میسج آیا اسی وقت ہم اٹھ کے اس کو ہر طرف پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ ہم تو اعلی کار بن گئے، جنگ کے دشمن کے اعلی کار بن گئے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بھی اپنے ڈیڈیکیٹڈ لوگ رکھنے چاہیے جو سوشل میڈیا کو اور عام میڈیا کو مانیٹر کریں، اور اس پہ جو نیگیٹو چیزیں اس طرح کی چلتی ہیں ان کو فوراً کاؤنٹر کریں حقیقت کے ساتھ۔ صحیح۔ اس میں آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو دشمن جن کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، وہ ہوتی ہیں آپ کی سوسائٹی کی فالٹ لائن۔ میں مثلاً گنواتا ہوں، پاکستان میں مہنگائی ہے، جی۔ اکانومی